नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी एसएससी जीडी और जो भी एग्ज़ाम होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे रसायन विज्ञान से संबंधित है और रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप रेलवे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए शुरू किया जाए। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, आवर्त सारणी का खोज किसने किया? तो आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है तो ध्यान दीजिएगा। यदि एग्जाम में पूछा जाए आवर्त सारणी का खोज किसने किया तो मेंडलीफ ने किया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया तो मोसले ने किया था। अगला सवाल है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग था? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 9 थी और आवर्त की संख्या 7, जबकि मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, मोसले के जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, तिर्यक नियम का प्रतिपादन डोवेर्नियर ने किया था। तिर्यक नियम का प्रतिपादन डोवेर्नियर ने किया था। अगला सवाल है, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पे आधारित था? तो दोस्तों, मेंडलीफ जो आवर्त सारणी दिए थे वह परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी का किस पे आधारित है? तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा दिया गया है यह परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला सवाल है, अभी तक कुल कितने तत्व को खोजा गया है? तो दोस्तों, अभी तक कुल 118 तत्व खोजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग में किस प्रकार आवर्त सारणी के वर्ग 1 में किस प्रकार के तत्व को रखा गया है? तो दोस्तों, आवर्त सारणी के वर्ग 1 में क्षार धातु को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण कांच का रंग गहरा नीला होता है? तो आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग गहरा नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण कांच का रंग हरा होता है? तो दोस्तों, कांच का रंग जो है वो फेरस ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के कारण हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण कांच का रंग भूरा होता है? तो दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण कांच का रंग पीला होता है? तो आंसर है कैडमियम सल्फेट। दोस्तों, कैडमियम सल्फेट के उपस्थिति के कारण कांच का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण कांच का रंग लाल होता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण। दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण कांच का रंग लाल होता है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन का लेंस किस कांच का बना होता है? तो आंसर है फ्लैट कांच। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन के लेंस किस कांच का बना होता है? तो फ्लैट कांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट किस कांच का बना होता है? दोस्तों, ट्यूबलाइट जो है वह सोडा कांच का बना होता है। अगला सवाल है, धूप चश्मा किस कांच का बना होता है? तो धूप चश्मा जो है वो क्रूक्स कांच का बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म किस कांच का बना होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाशीय कांच का। अगला सवाल है, चश्मा का लेंस किस कांच का बना होता है? तो दोस्तों, चश्मा का लेंस क्राउन कांच का बना होता है, या कभी कभी प्रकाशीय कांच भी आंसर देता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि पूछा जाए चश्मा का लेंस किस कांच का बना होता है, तो क्राउन कांच का या प्रकाशीय कांच का। और धूप चश्मा का लेंस जो है वो क्रूक्स कांच का बना होता है। अगला सवाल है, अमोनियम गैस बनाने की हाइबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लोहे का चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी। दोस्तों, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे घी हो जाएगा, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए
उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा निकेल का। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के क्षारकता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मिट्टी के क्षारकता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका बना होता है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। अगला सवाल है, 1 किलोग्राम शहद में, यहाँ पे शहद होना चाहिए तो शहर लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, शहर नहीं शहद होगा। एक किलोग्राम शहद में 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो दोस्तों 1 किलो शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो दोस्तों हड्डी में 8% फास्फोरस होता है। अगला सवाल है, हंसाने वाली गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हंसाने वाली गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। और एक क्वेश्चन भी रेलवे लोको पायलट एग्जाम में पूछा गया है कि हंसाने वाली गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला सवाल है, समुद्री यात्रा में होम सिग्नल्स देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों समुद्री यात्रा में होम सिग्नल्स देने के लिए फॉस्फिन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, वह कौन सा गैस है जो फूल के रंग को उड़ा देता है? तो दोस्तों वह गैस है क्लोरीन, जो फूल के रंग को उड़ा देता है। अगला सवाल है, दिया सलाई बनाने के लिए किस प्रकार के फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दिया सलाई बनाने के लिए लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, 46%। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया से संबंधित, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। लेकिन यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है। अगला सवाल है, बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और यदि पूछा जाए एग्जाम में कि नन स्टिक बर्तन किसका बना होता है? तो नन स्टिक बर्तन टेफ्लॉन का बना होता है, जबकि बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, वह कौन सा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा यूरिया। दोस्तों यूरिया जो है प्रथम कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। अगला सवाल है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो समुद्री घास में मुख्य रूप से आयोडीन पाया जाता है। अगला सवाल है, यदि दूध से यहाँ दूध होना चाहिए, बहुत सारा मिस्टेक किया है टाइपिंग करने वाला। तो दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा, दूध का जो घनत्व होता है वह बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग कर देने के बाद दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला सवाल है, अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अस्पताल में कृत्रिम श्वसन के लिए सिलेंडर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो पनडुब्बी होता है वो अपने पीठ पे जो सिलेंडर लेके जाता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी पदार्थ कौन सा है? तो सबसे भारी पदार्थ है ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्रबल उपचायक तत्व है
फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल उपचायक तत्व है। अगला सवाल है सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व रेडॉन है। अगला सवाल है सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व का है? तो दोस्तों सर्वाधिक समस्थानिक जो है पोलोनियम का है। पोलोनियम का कुल 27 समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सीजियम। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का। अगला सवाल है ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना पारा में क्यों डूब जाता है? तो सोना जो है पारा में इसलिए डूब जाता है क्योंकि सोना का घनत्व पारा के घनत्व से अधिक होता है। अगला सवाल है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है आरडीएक्स एक प्रकार का क्या है? तो आरडीएक्स जो है एक प्रकार का विस्फोटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीएक्स को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो आरडीएक्स को अमेरिका में साइक्लोनाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आरडीएक्स को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हेक्सोजन। दोस्तों आरडीएक्स को जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीएक्स को इटली में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा T4 के नाम से। आरडीएक्स को इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, या साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा साबुनीकरण। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस्पात में कार्बन की मात्रा कितना होती है? तो इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5% होती है। और एक आवश्यक सूचना है मेरा एक वेबसाइट है जहां पे आप ये सारे क्वेश्चन को आप जाकर पढ़ सकते हैं और इस वेबसाइट पे बहुत सारे करंट अफेयर भी अपडेट किया गया है। तो आप यहाँ वेबसाइट का नाम है www.nkst.com। इस वेबसाइट पे जाके हमारे सारे करंट अफेयर को आप पढ़ सकते हैं और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो आप